नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारत के विशाल और जटिल भूगोल को समझने के लिए। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों और नदियों की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे देश, यहाँ के लोगों और हमारे भविष्य की कहानी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, पृथ्वी की गहराइयों से लेकर हमारी आर्थिक नीतियों तक आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो आज के भारत को बनाती हैं, उसे आकार देती हैं। आइए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। अपने इस सफर में हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले समझेंगे भूगोल के बिल्कुल बेसिक सिद्धांत, फिर देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, उसके बाद बात करेंगे यहाँ के संसाधनों और जलवायु की, फिर जनसंख्या और कृषि पर नजर डालेंगे, और आखिर में उद्योग और अर्थव्यवस्था को समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। देखिए, भारत को समझने के लिए हमें पहले उस ग्रह को समझना होगा जिस पर हम सब रहते हैं। सारी कहानी की जड़ यहीं पर है। इसे ऐसे समझिए, ये पृथ्वी का एड्रेस सिस्टम है। अक्षांश और देशांतर, ये वो अदृश्य लाइनें हैं जो हमें बताती हैं कि कोई भी जगह ठीक ठीक कहाँ पर है, और समय का हिसाब किताब रखने में भी मदद करती हैं। ये भूगोल की ABCD की तरह है। अब देखिए, पृथ्वी दो तरह से चलती है। एक तो वो अपनी ही जगह पर घूमती है, जिसे घूर्णन या रोटेशन कहते हैं, इसी से दिन और रात होते हैं। और दूसरा, वो सूरज का चक्कर भी लगाती है, जिसे परिभ्रमण या रेवोल्यूशन कहते हैं। इसी वजह से मौसम बदलते हैं। ये दो बहुत ही साधारण सी हरकतें हमारे रोज के जीवन पर सीधा असर डालती हैं। और एक चीज़ है जो हमें दिखती नहीं। ये जो ज़मीन है ना जिस पर हम खड़े हैं, इसके नीचे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, जिन्हें प्लेट्स कहते हैं, लगातार खिसक रही हैं। ये धीमी सी हलचल, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, इतनी पावरफुल है कि इसी ने हिमालय जैसे पहाड़ खड़े कर दिए हैं। और हाँ, भूकंप और ज्वालामुखी की वजह भी यही है। तो अब जब हमने ग्लोबल फोर्सेस को समझ लिया है, तो जरा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इन ताकतों ने खास तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप की जमीन को क्या शक्ल दी है। मोटे तौर पर भारत को हम इन 5 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। उत्तर में एक दीवार की तरह खड़े हिमालय, फिर उसके नीचे फैले विशाल मैदान, दक्षिण का पुराना पठारी इलाका, समुद्र के किनारे बसे तटीय मैदान और हमारे द्वीप समूह। हर इलाके की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग कहानी है। अब भारत की नदियों की बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा और दिलचस्प फर्क है। जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगा, वो ग्लेशियरों की वजह से साल भर बहती हैं। लेकिन जो नदियाँ दक्षिण भारत में हैं, जैसे गोदावरी, वो ज़्यादातर मानसून की बारिश पर निर्भर हैं, मतलब वो मौसमी हैं। ये एक छोटा सा अंतर देश के पानी के पूरे सिस्टम को तय करता है। किसी भी जगह की कहानी सिर्फ उसकी ज़मीन से पूरी नहीं होती। वहाँ का मौसम कैसा है और ज़मीन के नीचे क्या छिपा है, ये भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब कहानी की इस परत को खोलते हैं। अगर भारत की जलवायु को सिर्फ एक शब्द में बताना हो, तो वो शब्द है मानसून। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये भारत की खेती, इसकी अर्थव्यवस्था और यहाँ की संस्कृति की लाइफलाइन है। सच कहें तो देश की किस्मत हर साल मानसून के साथ ही लिखी जाती है। अच्छा, जमीन के ऊपर तो हो गया मानसून, लेकिन जमीन के नीचे क्या है? खनिजों का खजाना, कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट जैसे मिनरल्स, जो खास तौर पर पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में मिलते हैं, देश की इंडस्ट्री की असली बुनियाद हैं। अभी तक हम प्रकृति की बात कर रहे थे, जमीन, नदियाँ, मौसम। चलिए अब इस तस्वीर में इंसानों को लेकर आते हैं। देखते हैं कि लोग इस जमीन पर कैसे रहते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। 140 करोड़ से ज्यादा लोग, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक भौगोलिक ताकत है। इतनी बड़ी आबादी का मतलब है कि जमीन और पानी जैसे संसाधनों पर जबरदस्त दबाव। पर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन ये जो इतनी बड़ी आबादी है, ये पूरे देश में एक समान नहीं फैली हुई है। जहाँ उत्तरी मैदानों में जमीन उपजाऊ है, पानी है, वहाँ लोग बहुत घने बसे हैं। वहीं हिमालय के मुश्किल पहाड़ी इलाकों में आबादी बहुत कम है। ये सीधा सीधा भूगोल का असर है, जो बताता है कि लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी आबादी का पेट कैसे भरता है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब है हरित क्रांति। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था, जब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत ने अनाज का उत्पादन इतना बढ़ाया कि हम खाने की कमी वाले देश से एक सरप्लस देश बन गए।
तो आज की तारीख में भारतीय खेती किस पर टिकी है? मुख्य रूप से चावल और गेहूं जैसी खाने की फसलों पर और कपास, गन्ने जैसी नकदी फसलों पर। और इस पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम की जान बसती है सिंचाई में, मतलब नहरों, कुओं और तालाबों में। तो अब आते हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। अब हम ये देखेंगे कि कैसे भारत का प्राकृतिक और इंसानी भूगोल, ये दोनों मिलकर देश की आर्थिक गतिविधियों को दिशा देते हैं। यहाँ भारत की अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखती है। एक जमाना था जब खेती ही सब कुछ थी, पर अब इकोनॉमी में उसका हिस्सा सबसे कम रह गया है। आज सबसे बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर का है। ये एक विकासशील अर्थव्यवस्था का साफ संकेत है। तो कौन से उद्योग हैं जो इस इकोनॉमी को चला रहे हैं? एक तरफ लोहा, इस्पात और कपड़ा जैसे हमारे पुराने पारंपरिक उद्योग हैं, तो दूसरी तरफ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर, जिसने दुनिया में भारत की एक बिल्कुल नई पहचान बनाई है। अब भविष्य की तरफ देखें तो एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इन्हें सिर्फ सड़कें या रेलवे लाइनें मत समझिए, ये असल में व्यापार और विकास की नई धमनियां हैं जो बड़े बड़े औद्योगिक शहरों को सीधे बंदरगाहों से जोड़ रही हैं, ताकि सामान तेजी से आ जा सके। अगर भारत की आर्थिक यात्रा को देखें तो ये बड़ा सीधा साधा सफर नहीं रहा है। आज़ादी के ठीक बाद हमारा पूरा फोकस भारी उद्योगों पर था। फिर 90 के दशक में आईटी और सर्विस सेक्टर ने उड़ान भरी, और आज का दौर इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्हीं कॉरिडोर पर फोकस करने का है। तो संक्षेप में कहें तो हमने शुरू किया था जमीन के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट से, और हम पहुंच गए हैं आज के ट्रेड रूट्स तक। भूगोल की ये हर एक परत, चाहे वो प्राकृतिक हो या इंसानी, एक दूसरे से जुड़कर आज के आधुनिक भारत को बनाती है। ये एक जटिल लेकिन बेहद आकर्षक तस्वीर है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, भूगोल कभी रुकता नहीं, वो हमेशा बदलता रहता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, शहर फैल रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, ये सब मिलकर भारत के भूगोल को फिर से बदल रहे हैं। तो सवाल ये है कि आने वाले कल का भारत, भविष्य का नक्शा कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा नक्शा है जिसे आने वाली पीढ़ियां बनाएंगी,